दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर पेडागोजी के महत्वपूर्ण कीवर्ड को देखेंगे और लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार सीटेट एग्जाम में सीडीपी में आपका 30 में 30 स्कोर आएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग सभी तथ्य को ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में 30 प्रश्न जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास और प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहले दोस्तों विकास की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। विकास क्या है? विकास यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, जब बच्चा गर्भ में आता है वहां से लेकर के मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है किसी ना किसी रूप में। तो विकास यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? ग्रोथ यह विकास का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक हिस्सा है जो एक समय के बाद रुक जाता है, जैसे कि ऊंचाई बढ़ना, एक समय के बाद ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो वृद्धि क्या है? विकास का ही एक हिस्सा है। और विकास क्या है? ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास के आयाम, पहला है शारीरिक, फिजिकल। विकास के आयाम में शारीरिक जैसे कि शरीर का बढ़ना, संज्ञानात्मक जैसे कि बुद्धि, सोचना, तर्क करना, ये सब क्या है? विकास के आयाम है। सामाजिक, सोशल में समाज के साथ घुलना मिलना, संवेगात्मक में भावनाओं पर नियंत्रण। ये सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। विकास की दिशा, डायरेक्शन, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सिरोध पदोन्मुखी, सिफेलोकॉडल, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। किसमें? सिरोध पदोन्मुखी दिशा में। और समीप दूराभिमुख दिशा में क्या होता है? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है समीप दूराभिमुख की दिशा में। अब यहाँ पर दोस्तों हम जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, इसे याद रखिएगा। पियाजे कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो प्रमुख कीवर्ड है, जो प्रमुख शब्द हैं, उससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। स्कीमा, स्कीमा क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। सूचनाओं का पैकेट जो हमारे दिमाग में होता है, सूचनाओं का पैकेट जो हमारे दिमाग में होता है। आत्मीकरण क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। ये सभी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट सभी चीजें मिलेंगी। समायोजन, पुरानी जानकारी को बदलकर नई जानकारी के अनुसार ढलना, समायोजन कहलाता है। अब यहाँ पर पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा इंद्रियों से सीखता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें अहम केंद्रित होना, सजीववाद, निर्जीव को सजीव समझना जैसे गुण विकसित होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, संरक्षण की समझ। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 वर्ष से अधिक होता है। अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक तर्क जैसे गुण इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर लेव वाइगोस्की संबंधित तथ्य को देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों लेव वाइगोस्की ने ही दिया था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज और संस्कृति दोनों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है।
वह अंतर जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसी को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहा जाता है। एक होता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? इसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। यह बड़ों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद है, स्कैफोल्डिंग। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषा, वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा विचार से पहले आती है। भाषा विचार से पहले आती है। निजी वाक बच्चा खुद को दिशा देने के लिए करता है। निजी वाक बच्चा क्यों करता है? खुद को दिशा देने के लिए करता है। देखिए दोस्तों, पियाजे उम्र पर जोर देते हैं, एज पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की समाज पर, सोसाइटी पर जोर देते हैं। क्या विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है? तो इसका जवाब है नहीं, केवल आनुवंशिकता पर नहीं निर्भर है। यह आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल है, दोनों पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। अब यहाँ पर दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिकता के 3 स्तर इन्होंने बताया था। पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसमें सजा और आज्ञाकारिता, जैसे अगर चोरी की तो जेल जाओगे, ऐसे गुण होते हैं। दूसरा है पारंपरिक, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों की नजर में अच्छा बनना जैसे व्यवहार शामिल है पारंपरिक स्तर में। उत्तर पारंपरिक स्तर में सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, खुद के बनाए नियम शामिल हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था में। तीनों याद रखिएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था में कैसे गुण होते हैं, पारंपरिक अवस्था में और उत्तर पारंपरिक अवस्था में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा बुद्धि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है, या 8 प्रकार की होती है। भाषाई बुद्धि इन्होंने बताया, एक होता है भाषाई बुद्धि, इसमें शब्दों और भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। उदाहरण कवि, लेखक, वकील, पत्रकार, इनमें भाषाई बुद्धि होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि, मानसिक रूप से चित्रों और स्थानों को समझने की क्षमता होती है स्थानिक बुद्धि में। उदाहरण के लिए मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, पायलट, नाविक, इन सब में स्थानिक बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को कंट्रोल करने और कौशल दिखाने की क्षमता। उदाहरण के लिए डांसर, एथलीट, सर्जन, अभिनेता, इन सब में शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। संगीत बुद्धि, लय, सुर और ताल की समझ होती है इसमें। उदाहरण संगीतकार, गायक, कंपोजर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के बारे में बात करेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरों की इच्छाओं, प्रेरणाओं और भावनाओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे मनोवैज्ञानिक, नेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें स्वयं की, सेल्फ की भावनाओं और शक्तियों को समझने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए योगी, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, दोनों याद रखिएगा। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति के तत्वों को पहचानने की क्षमता होती है इसमें। पौधों, जानवरों, खनिज को पहचानने की क्षमता, जैसे कि किसान, जीव वैज्ञानिक, माली आदि, इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। चलिए यहाँ पर अधिगम अक्षमता के बारे में जानेंगे। अधिगम अक्षमता में दोस्तों डिसलेक्सिया से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता संबंधी विकार है। इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे बी को डी पढ़ना। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। डिसग्राफिया, इसमें लिखने में कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया, गणितीय गणनाओं में कठिनाई होती है। डिसप्रेक्सिया, शारीरिक समन्वय में समस्या होती है। और एडीएचडी, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। ये सब क्या है? अधिगम अक्षमताएं हैं। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न पूछा जाएगा। एनईपी 2020 के मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। नया स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4।
पुराना क्या था, 10+2 था। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, इसमें बच्चे का आकलन खुद, सहपाठी और शिक्षक तीनों करेंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मातृभाषा, कक्षा 5 तक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार। और क्या होना चाहिए, रटंत विद्या का अंत, रटने से हटाकर समझ पर जोर देना है एनईपी 2020 के अनुसार। आनुवंशिकता और पर्यावरण, यहां से देखेंगे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। आनुवंशिकता वे गुण जो हमें माता पिता से जन्मजात मिलते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आंखों का रंग, बुद्धि की सीमा, इसे स्थिर कारक माना जाता है, किसे, आनुवंशिकता को। पर्यावरण, हमारे आसपास का माहौल, इसे गत्यात्मक कारक माना जाता है, जैसे कि परिवार, स्कूल, समाज। ठीक है, हमारे आसपास का माहौल पर्यावरण कहलाता है। मुख्य बिंदु क्या है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सूत्र क्या बनेगा, विकास डी बराबर आनुवंशिकता और पर्यावरण, आनुवंशिकता गुणे पर्यावरण। प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति का अर्थ है आनुवंशिकता जीन और पोषण का अर्थ है पर्यावरण। महत्वपूर्ण बिंदु है, विकास इन दोनों का गुणनफल है, योगफल नहीं, इसे ध्यान रखिएगा, गुणनफल है। आनुवंशिकता विकास की सीमा तय करती है और पर्यावरण उसे निखारता है। ये की पॉइंट है, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाज के नियमों और मूल्यों को सीखना ही समाजीकरण है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यह बचपन में शुरू होता है, इसके मुख्य कारक परिवार है। और द्वितीयक समाजीकरण जब बच्चा बाहरी दुनिया में कदम रखता है, और इसके मुख्य कारक विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, सहपाठी हैं द्वितीयक समाजीकरण के। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कारक में परिवार और पास पड़ोस, क्योंकि सबसे पहले बच्चा यहीं से सीखता है, इसलिए प्राथमिक कारक परिवार और पास पड़ोस। द्वितीय कारक क्या है, स्कूल, मीडिया, धर्म और सहपाठी, ये सब द्वितीय कारक है। लैंगिक मुद्दे, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लिंग एक जैविक अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा, और जेंडर एक सामाजिक संरचना है। समाज तय करता है कि लड़के और लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए जेंडर में। लैंगिक रूढ़िवादिता, समाज में बनी बनाई धारणाएं, जैसे लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, यह क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। एक शिक्षक के रूप में आपको लैंगिक तटस्थता अपनानी चाहिए और लड़कों को भी घर के काम और लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता, जैसे लड़के रोते नहीं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये सब क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। टीचर को इसे चुनौती देनी चाहिए। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इसे ध्यान रखिएगा, जबकि सेक्स एक जैविक संरचना है। चलिए समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। समावेशी शिक्षा में दोस्तों सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बात करेंगे RPWD एक्ट 2016, इसमें विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। समायोजन, इसे ध्यान रखिएगा, स्कूल को बच्चे के हिसाब से बदलना, ना कि बच्चे को स्कूल के हिसाब से बदलना। प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, जॉन डीबी, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर दिया है। जॉन डीबी ने करके सीखने पर जोर दिया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से सीधे एग्जाम में प्रश्न आता है। लोकतांत्रिक कक्षा, जहां बच्चों को बोलने और प्रश्न पूछने की आजादी हो, उसे लोकतांत्रिक कक्षा कहा जाता है। चलिए संज्ञान और संवेग के बारे में बात कर लेते हैं। संज्ञान और संवेग ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए या संबद्ध हैं। अगर किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य, संवेग ठीक नहीं है तो उसका संज्ञान, सोचना समझना भी प्रभावित होगा, इसीलिए ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। संज्ञान, सोचना और संवेग, डर, खुशी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगर बच्चा डरा हुआ है तो वह सीख नहीं पाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा और अधिगम, आंतरिक प्रेरणा,
आंतरिक अप्रेरणा क्या है? जब बच्चा अपनी जिज्ञासा या खुशी के लिए सीखता है तो उसे आंतरिक अप्रेरणा कहा जाता है। यह सीखने के लिए सबसे श्रेष्ठ है आंतरिक अप्रेरणा। बाह्य अप्रेरणा क्या है? जब बच्चा इनाम, सजा या ग्रेड के लिए सीखता है तो बाह्य अप्रेरणा होता है। बाह्य अप्रेरणा इनाम या सजा के डर से सीखना, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आंतरिक अप्रेरणा में अपनी जिज्ञासा या खुशी के लिए सीखना। यहाँ पर आकलन और मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल कूद और व्यवहार का भी मूल्यांकन किया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आकलन के प्रकार, एक होता है आकलन अधिगम के लिए आकलन। पढ़ाते समय किया गया आकलन अधिगम के लिए आकलन होता है, इसका उद्देश्य सुधार करना होता है। एक होता है अधिगम का आकलन, मतलब सत्र के अंत में किया गया आकलन अधिगम का आकलन होता है, इसका उद्देश्य परिणाम देना होता है। अधिगम के रूप में आकलन, मतलब जब बच्चा खुद अपना आकलन करे तो अधिगम के रूप में आकलन कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा। जॉन डीबी, इन्होंने इसे बढ़ावा दिया। किसे? प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जॉन डीबी ने। विशेषता क्या है? बच्चा सक्रिय होना चाहिए, करके सीखना पर जोर दिया जाता है। शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है। प्रभावी शिक्षण और समस्या समाधान, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक, इसके बारे में बताया गया है। बच्चा केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता बल्कि सक्रिय रूप से प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है। त्रुटियों का महत्व, बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए खिड़की के समान है, ये दर्शाती है कि बच्चा कैसे सोचता है। इन्हें कभी भी नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर केवल की पॉइंट्स लिखा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। इससे संबंधित आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर कुछ भोले सिद्धांत बना लेते हैं, जैसे सूरज हमारे साथ चलता है। तो इसके लिए क्या करना है? शिक्षक को इन्हें अनदेखा करने के बजाय चर्चा के माध्यम से सही दिशा देनी चाहिए। चलिए आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के बारे में बात कर लेते हैं। यह समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी हिस्सा है। इसमें विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यह नियम बाधा मुक्त वातावरण और समान अवसर की बात करता है। शिक्षा और नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षण सूत्र, पेडोलॉजी के सवालों को हल करने के लिए ये सूत्र रामबाण है, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। ज्ञात से अज्ञात, पहले वो बताओ जो बच्चा जानता है, फिर नई जानकारी को जोड़ो, इसे कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त, पहले वास्तविक वस्तु दिखाओ फिर उसके विचार पर बात करो। सरल से जटिल, शुरुआत आसान चीजों से करें, फिर जटिल चीजों के बारे में बात करें। चलिए यहाँ पर बुद्ध के अन्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। एक कारक सिद्धांत विनय ने दिया था। बुद्धि एक इकाई है, अब इसे नहीं माना जाता। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें जी फैक्टर सामान्य और एस फैक्टर विशिष्ट है। बुद्धिलब्धि आईक्यू का सूत्र याद रखिएगा, विलियम स्टर्न ने विचार दिया था और टर्मन ने सूत्र दिया था। आईक्यू बराबर मानसिक आयु यमे बटा वास्तविक आयु सीए गुणे 100। इस सूत्र को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आता है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का सीधा संबंध अपसारी चिंतन से है, ध्यान रखिएगा। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। विशेषताएं क्या है? धारा प्रवाह, बहुत सारे विचार आना, लचीलापन, अलग अलग दिशाओं में सोचना, मौलिकता, कुछ नया और अनोखा सोचना, विस्तार, विचार को विस्तार से समझाना। और यहाँ पर लिखा गया है सृजनात्मक बच्चा हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। तो ये सभी विशेषताएं हैं सृजनात्मकता के। सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के चरण। शिक्षण एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसके 3 चरण होते हैं।
पूर्व तत्परता चरण, पढ़ाने से पहले की प्लानिंग, जैसे कि पाठ योजना बनाना, इसे पूर्व तत्परता चरण कहते हैं। अंतः प्रक्रियात्मक चरण, क्लास के दौरान पढ़ाना और बच्चों से सवाल पूछना। पश्च तत्परता चरण, पढ़ाने के बाद आकलन करना कि बच्चों ने कितना सीखा। तो शिक्षण के चरण है। अगला है ब्लूम का वर्गीकरण। सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में दिमाग से जुड़ा है। ज्ञानात्मक किससे जुड़ा है? दिमाग से जुड़ा है, याद करना, समझना, विश्लेषण करना। भावात्मक भावनाओं और हृदय से जुड़ा है। क्रियात्मक शारीरिक गतिविधियों और हाथों से जुड़ा है। तो ब्लूम का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा के विशेष प्रावधान के बारे में बात करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, इनके लिए त्वरण या संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे अगली कक्षा में प्रमोट करना या कठिन प्रोजेक्ट देना। पिछड़े बालक के लिए, इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण जरूरी है। स्मृति के स्तर, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। स्मृति स्तर केवल रटाना, बोध स्तर अर्थ समझाना, और चिंतन स्तर सबसे उच्च स्तर है जहां बच्चा खुद समस्या का समाधान सोचे। तो स्मृति के 3 स्तर यहाँ पर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने सिद्धांत दिया है सीखना अचानक होता है, ना कि धीरे धीरे। इसे आहा मूवमेंट कहते हैं। शिक्षा में महत्व क्या है? बच्चे को समस्या का समाधान खुद ढूंढने के लिए पूरी परिस्थिति को एक साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, अवलोकन द्वारा सीखना। बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं, इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। इसके चरण है ध्यान, धारणा, पुनरुत्पादन और अल्फ्रेडा। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक को एक अच्छे रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यहाँ पुनर्बलन शब्द जरूरी है, बच्चे को सही काम पर शाबाशी देना। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन, ये दोस्तों मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। फ्रायड ने मन के 3 भाग इड, ईगो और सुपर ईगो बताया है। एरिक एरिक्सन, इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं दी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जो कि किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था की चुनौतियां, इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, स्टेनले हॉल ने कहा था। इस अवस्था में बच्चा अपनी पहचान को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। अर्थ है सोचने के बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? सोचने के बारे में सोचना। विवरण क्या है? जब बच्चा अपनी ही सीखने की रणनीति की खुद समीक्षा करता है तो मेटाकॉग्निशन कहलाता है। जैसे क्या मैं इस सवाल को और बेहतर तरीके से हल कर सकता हूं। महत्व क्या है? यह स्वनियमन और समस्या समाधान में मदद करता है। मेटाकॉग्निशन। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे की तरह ब्रूनर ने भी विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सक्रिय अवस्था, इसका समय 0 से 1 वर्ष है, बच्चा क्रिया करके सीखता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था 1 से 6 वर्ष, बच्चा चित्रों इमेज के माध्यम से सीखता है। सांकेतिक अवस्था 7 वर्ष से अधिक, बच्चा शब्दों और प्रतीकों से सीखता है। स्पाइरल क्यूरिकुलम, ब्रूनर ने ही कहा था कि कठिन विषयों को भी सरल बनाकर बार बार पढ़ाना चाहिए। शिक्षण के प्रकार और नेतृत्व। लोकतांत्रिक शिक्षण सबसे अच्छा तरीका जहां शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण में यह सबसे अच्छा तरीका है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। निरंकुश शिक्षण केवल शिक्षक की इसमें चलती है, जो कि नकारात्मकता की श्रेणी में आता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शिक्षक बस नाम मात्र का होता है, बच्चे जो चाहे करें, यह भी बहुत प्रभावी नहीं है। तो शिक्षण के प्रकार हैं
विकास के कुछ अन्य नियम। पार्श्वीकरण, मस्तिष्क के दो हिस्सों के अलग अलग कार्य। लचीलापन, मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता। एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यह शिक्षा की एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना है। इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। एक है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, इसमें पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो। दूसरा है रणनीति प्रणाली से मुक्ति, रटने की जगह समझने पर जोर देना। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित ना रखकर बच्चों के चौमुखी विकास पर ध्यान पर केंद्रित करना। परीक्षा को लचीला बनाना, क्लासरूम की गतिविधियों के साथ परीक्षा को जोड़ना। ये सब एनसीएफ 2005 में बताया गया है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना जहां बच्चा एक जागरूक नागरिक बने। शिक्षक की भूमिका, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक सुविधादाता है, न कि ज्ञान का स्रोत। ध्यान रखिएगा, शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है, न कि ज्ञान का स्रोत, एनसीएफ 2005 के अनुसार। आरटीई 2009, यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ है। इसके मुख्य बिंदु जहां से प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और दिव्यांग बच्चों के लिए यह 6 से 18 वर्ष है। दोनों ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये मुख्य बिंदु है। धारा 17, बच्चे को शारीरिक दंड देना या मानसिक प्रताड़ना देना सख्त मना है। छात्र शिक्षक अनुपात, प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए 30 छात्रों पर 1 शिक्षक, मतलब 30:1 होना चाहिए अनुपात। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 के लिए 35 छात्रों पर 1 शिक्षक, मतलब 35:1 होना चाहिए। कार्य दिवस और घंटे, कक्षा 1 से 5 के लिए साल में कम से कम 200 दिन और 800 घंटे। 6 से 8 के लिए साल में कम से कम 220 दिन और 1000 घंटे। शिक्षक के कार्य घंटे, प्रति सप्ताह कम से कम 45 घंटे। और प्रवेश, बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। शिक्षण की विधियां, एक है आगमन विधि, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी है। निगमन विधि है, इसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। विश्लेषण विधि, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना, विश्लेषण विधि है या समझाना। संश्लेषण विधि, बिखरी हुई जानकारी को जोड़कर निष्कर्ष निकालना। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? बच्चे की सीखने में कमी या गलती का कारण पहचानना। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है? बच्चे की सीखने में कमी या गलती का कारण पहचाना जाता है, जैसे कि डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है। उपचारात्मक शिक्षण में कमी पता चलने के बाद उसे दूर करने के लिए दोबारा पढ़ाना या अलग तरीके से समझाना। शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री है चार्ट, मानचित्र, और श्रव्य सामग्री है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री है फिल्म, कंप्यूटर, टेलीविजन। और यह सबसे प्रभावी है क्योंकि इसमें अधिक इंद्रियां सक्रिय रहती हैं दृश्य श्रव्य में। चिंतन के प्रकार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अपसारी चिंतन, एक समस्या के अनेक समाधान सोचना। अपसारी चिंतन में क्या होता है? एक समस्या के अनेक समाधान सोचा जाता है। सृजनात्मकता, ये अपसारी चिंतन से जुड़ा है। अभिसारी चिंतन, केवल एक सही उत्तर पर पहुंचना, जैसे एमसीक्यू सवाल, केवल एक सही उत्तर पर पहुंचना, ये अभिसारी चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन में किसी जानकारी को आंख मूंद कर सच न मानना, बल्कि उसके गुण दोष की परख करना। प्रगतिशील शिक्षा और सक्रिय अधिगम में बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम में जब बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। खोजपूर्ण अधिगम में जहां बच्चा खुद प्रयोग करके सीखता है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसका समय 36 मिनट होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का।
योजना, प्लान, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण के चक्र है। अब यहाँ पर सीटेड पेडागोजी के कुछ पॉजिटिव सकारात्मक शब्द देखेंगे और इसके बाद नेगेटिव शब्द देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, अगर प्रश्न सकारात्मक है तो जिस विकल्प में ये शब्द हो वही सही उत्तर होगा। कौन से शब्द हो? जैसे कि अवसर देना, ये क्या है? सकारात्मक शब्द है। बच्चों को अपनी बात रखने या गतिविधि करने के अवसर देना, ऐसे विकल्प क्या होते हैं? सही होते हैं। सक्रिय सहभागिता, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ये सब सही होते हैं। बच्चा क्लास में एक्टिव होना चाहिए। प्रोत्साहित करना, बच्चों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना। चर्चा में शामिल करना, ग्रुप डिस्कशन और बातचीत। खोजबीन और अन्वेषण, बच्चा खुद खोज करके सीखे। खोजबीन, अन्वेषण, चर्चा में शामिल करना, प्रोत्साहित करना, सक्रिय सहभागिता, ये सब क्या है? पॉजिटिव सकारात्मक शब्द है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, रटने के बजाय भाषा को अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करना, ऐसे विकल्प सही होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो। विविध अनुभव, बच्चों को अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान करना, ये क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, सीखने के लिए मल्टीमीडिया और चार्ट का इस्तेमाल करना। दैनिक जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को स्कूल के बाहर की दुनिया और असल जिंदगी से जोड़ना। जिज्ञासा जगाना, बच्चों के अंदर जानने की इच्छा पैदा करना। त्रुटियों का सम्मान, गलतियों को सीखने का एक हिस्सा मानना, ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ऐसे शब्द जिस विकल्प में होते हैं वह विकल्प सही होता है। मेटाकॉग्निशन, बच्चों को अपनी सोच पर विचार करने के लिए प्रेरित करना, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड है। अब यहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक शब्द देखेंगे। ये शब्द देखते ही समझ जाइए कि यह विकल्प गलत है, जब तक कि प्रश्न में नहीं या ना पूछा गया हो। कहीं पर रटाना या कंठस्थ करना लिखा गया है तो वह विकल्प गलत होगा दोस्तों। किसी भी चीज को याद करने या रटने पर जोर नहीं देना है, इसे ध्यान रखना है। दंड देना या डांटना क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को सजा देना, भयभीत करना, मुर्गा बनाना, ये सब क्या है? नकारात्मक शब्द है। केवल लिखा हो, मात्र लिखा हो, ही लिखा हो, ओनली, ऐसे शब्द जो विकल्प को सीमित कर देते हैं, ये सभी नेगेटिव शब्द होते हैं। व्याख्यान विधि, केवल टीचर का लेक्चर देना और बच्चे का चुप रहना, ये क्या है? व्याख्यान विधि, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहां सारा कंट्रोल केवल टीचर के हाथ में हो, तो क्या है? नेगेटिव शब्द है। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बच्चों की भिन्नता का ध्यान नहीं रखते। मानकीकृत परीक्षण, ये क्या है? ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। लेबल लगाना, बच्चे को कमजोर, तेज या मंद बुद्धि के रूप में बांटना, ये क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है। भेदभाव करना, बच्चों के बीच जेंडर, जाति या बुद्धि के आधार पर फर्क करना। कठोर अनुशासन, क्लास में बहुत ज्यादा सख्ती बरतना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, केवल किताबों को ही सब कुछ मान लेना, ये क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है। ये सब गलत होते हैं विकल्प। ग्रेडिंग और रैंकिंग, ग्रेडिंग और रैंकिंग, बच्चों को नंबरों या रैंक के लिए पढ़ाना, ये गलत है। निष्क्रियता, जहां बच्चा एक मूक दर्शक बना रहे, ये सभी नेगेटिव कीवर्ड हैं। ऐसे शब्द जिस विकल्प में होते हैं वह विकल्प गलत होता है। शिक्षण के स्तर, शिक्षक कक्षा में किस स्तर पर पढ़ा रहा है, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे स्मृति स्तर, केवल जानकारी को रटाना, यह प्राथमिक स्तर पर होता है। इसके प्रवर्तक हर्बर्ट है। बोध स्तर, यह जानकारी का अर्थ समझाना और उदाहरण देना, इसके प्रवर्तक मॉरिसन है। चिंतनशील स्तर, सबसे उच्च स्तर जहां बच्चा खुद समस्या का समाधान सोचे और आलोचनात्मक चिंतन करे, इसके प्रवर्तक हंट है। तो ये सभी शिक्षण के स्तर हैं, इसे ध्यान रखिएगा। सामाजिक रचनात्मक कक्षा, आजकल का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है दोस्तों। इसकी विशेषताएं हैं ज्ञान का निर्माण, बच्चा ज्ञान को प्राप्त नहीं करता बल्कि समाज के साथ मिलकर उसकी रचना करता है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा, सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे समूहों में काम करते हैं। पाढ़, इसके फोल्डिंग, शिक्षक केवल तब मदद करता है जब बच्चा कहीं फंस जाए। गतिविधि आधारित,
कक्षा में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रभावशाली समस्या समाधान करता, एक बच्चा समस्या को कैसे हल करता है, इसके चरण अक्सर क्रम में लगाने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर समस्या का विश्लेषण करना, छोटे टुकड़ों में बांटना, फिर परिकल्पना बनाना, संभावित समाधान सोचना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना और अंत में निष्कर्ष निकालना। ये समस्या समाधान के चरण हैं। स्वनियमन और अधिसंज्ञान, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, अपनी पढ़ाई और व्यवहार को खुद मैनेज करना। मेटाकॉग्निशन क्या है, यह समझना कि कैसे सीखता हूँ, जैसे मुझे लिखकर जल्दी याद होता है या पढ़कर, यह सीखने की प्रक्रिया को जागरूक बनाता है। शिक्षण के चर यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर शिक्षक, क्योंकि वह योजना बनाता है, तो स्वतंत्र चर में शिक्षक होगा। आश्रित चर में छात्र होगा, क्योंकि वह शिक्षक पर निर्भर है। मध्यस्थ चर में पाठचर्या होगी, शिक्षण विधियां और वातावरण होगा। तो शिक्षण के जो चर हैं इसे याद रखिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद सीधे प्रश्नों पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न बार बार आता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में क्या कमी थी। कैरोल किलिगन, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुष केंद्रित है। तर्क दिया, महिलाओं की नैतिकता देखभाल और रिश्तों पर आधारित होती है, जबकि पुरुषों की न्याय पर। कोहलबर्ग ने महिलाओं के इस नजरिए को नजरअंदाज किया है। तो इस तरह से कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना की गई है इनके द्वारा। चलिए अब सीधे प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। एक शिक्षार्थी महसूस करता है कि वह गणित में कभी सफल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वह प्रयास करना छोड़ देता है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? यह स्थिति क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा, यह अधिगम लाचारी, लर्नड हेल्पनेस को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब बार बार असफलता मिलती है तो बच्चा मान लेता है कि वह सफल नहीं हो सकता और कोशिश करना बंद कर देता है, तो इसे अधिगम लाचारी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ या इसके फोल्डिंग प्रदान करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ का मतलब होता है बच्चे को उसके जेडपीडी को पार करने के लिए अस्थायी सहायता देना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, 7 से 11 वर्ष होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय। इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि आकृति बदलने से मात्रा नहीं बदलती है, तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षण की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। कथन ए दिया गया है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तर्क दिया गया है, वातावरण का विकास में कोई स्थान नहीं होता। सही विकल्प चुने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता, ये गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है, दोनों द्वारा निर्धारित होता है। वातावरण का विकास में कोई स्थान नहीं है, ये गलत है। तो दोनों यहाँ पर गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस स्तर पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। याद रखिएगा, पारंपरिक स्तर। इसमें नैतिकता दूसरों की स्वीकृति और सामाजिक अपेक्षाओं पर टिकी होती है, तो पारंपरिक स्तर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 सेक्शन में आपको बताया गया था। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना और बाधाएं दूर करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरवैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों के मन को पढ़ना इंटरपर्सनल है और खुद को पढ़ना इंट्रापर्सनल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड का सुझाव देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका कक्षा में मेटाकॉग्निशन को कैसे बढ़ावा दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहकर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है सोचने के बारे में सोचना। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे महिला पायलट के उदाहरण देना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पढ़ाई को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों पढ़ने और शब्दों की पहचान में समस्या से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए फीडबैक देना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे निजी वाक का उपयोग क्यों करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुविधा दाता की भूमिका है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों अपसारी चिंतन से है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवंशिकता को। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग और संज्ञान के बीच संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे में गुथे हुए। बी ऑप्शन। विभेदित अनुदेशन का अर्थ क्या है? विभेदित अनुदेशन का अर्थ है छात्र की जरूरत के अनुसार पढ़ाने का तरीका बदलना। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1:30। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है दोस्तों व्यवस्था फेल हुई है, सिस्टम फेल हुआ है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर की सांकेतिक अवस्था में माध्यम क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा और प्रतीक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाषा और प्रतीक। ब्रूनर की सांकेतिक अवस्था में माध्यम है भाषा और प्रतीक। सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या है? सीसीई में व्यापक का अर्थ है राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का आकलन। संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का आकलन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैरोल गिल्गन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की? राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण की उपेक्षा के कारण। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय अधिगम का उदाहरण है प्रश्न पूछना और चर्चा करना। सक्रिय अधिगम का उदाहरण क्या है? प्रश्न पूछना और चर्चा करना। किशोरावस्था को तनाव और तूफान किसने कहा है? थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, स्टैनली हॉल ने कहा है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे को क्या समस्या होती है? देखिए दोस्तों ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे को सामाजिक संवाद में चुनौती का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? सही क्रम है उदाहरण अवलोकन नियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सीडीपी का कंप्लीट मैराथन कराया गया। यहाँ पर हर टॉपिक से संबंधित तथ्य को लिया गया, प्रश्नों को लिया गया। यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।